Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Myself Uday and you're watching Foundation class. Guys, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। वहां पर हमने आपको बताया था ओम्स लॉ को और उसके डेरिवेशंस को हम लोग डेराइव किए थे। फिर हमने वहां पे पढ़ा भी 1 ओम का डिफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है और हमने फिर वेरीफाई किया था वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि आपका स्कूल्स के प्रैक्टिकल में कराया जाता है, लेकिन मैंने आपको यहीं पे उसका पूरा वेरिफिकेशन करवाया। तो उस वीडियो को जाकर आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और उसे जरूर देख लें। और हमने एक टॉपिक वहां पर आपका छोड़ दिया था, वो आपका है क्या, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इसलिए मैंने वहां पर छोड़ दिया क्योंकि वहां पर अगर मैं इसे बता देता आपको लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, फिर आप थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते और कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लैश कर जाता। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। ये देखिए क्या है, आपका ओम्स लॉ जो है कोई एक फंडामेंटल लॉ नहीं है जो हर जगह अप्लाई होगा, तो यह कुछ जगह इसके रेस्ट्रिक्शंस भी है, तो उसी को पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ में आज सबसे पहले हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पर बने रहे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा, तो ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू कंडक्टर्स सच एज डायोड, रेडियो वेल्व्स, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। देखिए ओम्स लॉ जो है आपका, वो आपका क्या कहता है कि उसमें जो आपका करंट जो पास होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे किसी भी डायोड से या कोई भी रेडियो वेल्व्स है या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस से जब यह ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी गैसेस में जब ट्रेवल करता है, तब उस समय ओम्स लॉ को वो वेरीफाई नहीं करता है, ठीक ना। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर्स विल वेरी इफ द वायर गेट हीटेड। क्या होता है, कुछ कंडक्टर्स में ऐसा पाया गया है कि जब वायर को हम लोग हीट करते हैं ना, तो उसका रेजिस्टेंस भी कुछ इंक्रीज कर जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। और थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो लिमिटेशन है आपका थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हैं कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, तो उसमें एक आपका ये भी है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तभी यह आपका एप्लीकेबल होता है ओम्स लॉ, उसकी वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर यह ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसी में कुछ 3 पॉइंट है, तो ये जो तीनों पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा कि कहता है रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। क्या होता है, कुछ जो मेटल्स में ऐसा देखा गया है कि जब उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। तो कुछ मेटल्स में ये पाया गया, तो वो कौन कौन मेटल थे, प्योर मेटल्स जो होते हैं आपका, उसमें यह पाया गया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फिर इसी में हमारा देखिए सेकेंड पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक कार्बन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। कुछ कार्बन के मटेरियल जो होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, यानी कि जो कार्बन का जो मटेरियल कुछ होता है जो कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकता है, तो उसमें पाया गया कि जब उसका हीट इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक कार्बन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कार्बन का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और जो हमारा थर्ड बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एलॉयज ऑफ मैग्नीशियम और कॉपर वेरीज विथ टेम्परेचर। जो एलॉय है आपका मैग्नीशियम और कॉपर का, इस तरह के एलॉयज में हम लोगों ने पाया कि जो भी उसका अगर इस तरह का एलॉय कहीं भी आपका कोई कंडक्टिंग मटेरियल उसमें हमने लगाया तो देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता या घटता है तो उस प्रकार से इसका जो रेजिस्टेंस भी है वो वेरी करता है। ये रहा आपका कुछ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस के बारे में। रेजिस्टर्स को हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखेंगे, दूसरा हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। तो ये देखिए हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ आपको बताया था सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। लेकिन आज हम थोड़ा सा डेराइव करेंगे आपका क्या,
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जो आपका एक सीरीज में होगा एक पैरेलल होगा, तो उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और इसे तो नोट कर लीजिए। तो इसे हम आप मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पहला पॉइंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए इसमें कुछ आपका थ्योरी पोर्शन है तो उसको हम समझाएंगे और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका सेल लगा हुआ है, ये हो गया आपका R1, R2, R3। 3 रजिस्टर्स हमने इसमें लगा दिए, आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट यहाँ से आपका चलेगा I, मान लीजिए करंट I इसमें फ्लो कर रहा है। तो इसमें एक थ्योरी लिखेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे ओम्स लॉ से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं लैंग्वेज में कि सपोज करंट I is following through the resistors R1, R2 and R3 whose potential difference is V1, V2 and V3, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका सीरीज में है तो करंट तो तीनों रेजिस्टर में सेम रहेगा, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो एक तो यहाँ पर आपका एक V1 हो गया, इसका एक हो गया इसका V2, अलग अलग आपका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा सीरीज में, हमने ये तो पढ़ा ही है। तो V1, V2, V3 तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तब अब देखिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है आपका I इंटू आर। क्या होता है आपका V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और तब हम कहेंगे कि जब हर इंडिविजुअल का V1, V2, V3 निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि नाउ V1 इक्वल टू करंट तो सेम लेकिन रेजिस्टेंस R1 I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। देखिए करंट आपका सब में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है और R1, R2, R3 एज रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने निकाल लिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको मान लीजिए आप, अब हम क्या करेंगे में आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो अब इसका क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड को देखिए, पहले आप थोड़ा सा इसको पढ़िए और हम इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। तो अब हम इसका पूरा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके पॉइंट को नाम दे देते हैं पहले A, B, C, D। तो हम बोलेंगे कि देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A टू D जो है वो कुछ V है, कैपिटल V। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू D, बिटवीन A एंड D, ठीक, बिटवीन A एंड D। तब जब इसका कुछ कैपिटल V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A टू D, तो हम लोग इसको कहेंगे कि V इक्वल टू जो टोटल होगा या इसका सम होगा, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए तो V, यहाँ पे हम इसको आप थोड़ा सा यहाँ इसको ले जाते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे जो कैपिटल V है आपका यह हो गया, यहाँ से हम लिखेंगे V1, V1 आपका क्या है, V1 आपका है I इंटू R1 प्लस V2 आपका जो है I इंटू R2 प्लस V3 जो है आपका I इंटू R3।
आई इंटू आर थ्री। अब देखिए जो यह कैपिटल वी है, कैपिटल वी, और यहाँ पर जो हमने ओम्स लॉ से निकाला ये कैपिटल वी, टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें, आई इंटू आर। तो ये हो गया आपका आई इंटू आर बराबर है। अब देखिए आई 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 कांस्टेंट चलेगा, करंट तो कांस्टेंट है पूरे सर्किट में, तो यहाँ से आई को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया और आर वन इंटू आर टू प्लस आर थ्री को यहाँ हम लोगों ने ब्रैकेट में से इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ से आपका आई आई कैंसिल, आई आई मर गया, बचा सिर्फ आपका आर रेजिस्टेंस ओवरऑल, जिसको ये आपने क्या माना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूरे का आएगा वो आपका क्या होगा, इसका सम होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो देख लीजिए इक्वेशंस को और नोट कर लीजिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसे और ये डेरिवेशन आपका बहुत काम का है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसका सम आया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो मतलब सीरीज में जितना भी कनेक्शन करते जाएंगे रेजिस्टर्स का, वो चाहे नंबर ऑफ एन्स तक चला जाए तो डॉट 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 सम होकर आपका प्लस आर एन तक चला जाता है, मतलब ऐड होता ही जाएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसे मैं मिटा देता हूं। वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, मजा आएगा अब, क्योंकि अब इसके बाद तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स का पहाड़ है। तो न्यूमेरिकल्स तो हम लोग बनाएंगे बहुत सारा यहाँ पे। तो आपका अब दूसरा टॉपिक है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है, उसमें आपका करंट डिवाइड करता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। क्यों, तो डायग्राम को देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। ये वायर हो गया, यहां से हम एक रेजिस्टेंस यहां लगाते हैं R1, फिर हम क्या करेंगे, इसमें आप ब्रांचेस निकलेगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यहीं से एक ब्रांच इसका निकालते हैं और एक नीचे से इसका निकालते हैं ब्रांच। अब देखिए सुविधा के लिए हम इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। ये हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए इसका करंट इधर से फ्लो करेगा, इसको मान लीजिए स्मॉल आई, ठीक। करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा करंट आपका क्या होगा, गेट डिवाइडेड। करंट यहाँ से डिवाइड होगा, सोच के देखिए जो आई मेन करंट जा रहा था ब्रांच में बटने वाला है, तो यहाँ से इसमें चला जाएगा I1, इसमें चला जाएगा I2, इसमें चला जाएगा आपका करंट I3। यहाँ से I1 चला गया, इसमें I2 चला गया और I3। अब देखिए सारा करंट, ये आपका जो करंट आ रहा है मेन करंट, वो आपका यहाँ से डिवाइड हुआ। अब उसके बाद एक पॉइंट पे तो जरूर मिलेगा, ये जहां से भी करंट आए कहीं से वो एक जगह जरूर मिलके फिर जाएगा अपने उधर उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जब फिर यहाँ से जब आपका पास हुआ फिर वही मेन करंट आपका आई जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोगों ने क्या पाया, तो ये जो मैंने सेटअप किया इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे कि अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट को ABCD दिखा देते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि कुछ लैंग्वेज लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना है कि एट पॉइंट A to D we have I इक्वल टू जो मेन करंट है वो आपका बढ़ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर यह समझ में आ रहा है तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ से जब हमको पता है I1 I2 I3 अलग अलग है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम रहेगा, यानी कि V सेम रहेगा। तो हम लोग पहले तो इसको डिफाइन करेंगे कि करंट कितना कितना जा रहा है, तो हम लोग निकालेंगे नाउ I1 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ का पूरा का सेम रहेगा V, लेकिन जो करंट अलग अलग है, करंट अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग है,
R1 R2 R3 जो रेजिस्टेंस यहाँ से निकलेगा, करंट डिवाइड हो गया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स हम लोग इसका फाइंड करेंगे करंट कितना कितना जा रहा है। तो I1 में होगा क्या, V बाय R1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। I2 क्या होगा आपका, V बाय R2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसलिए V बार बार लिख रहे हैं। I3 आपका क्या होगा, V बाय R3, ठीक। अक्रॉस 3 रजिस्टर जितना है इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो अब यहां से हम लोग कहेंगे कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो यूजिंग इक्वेशन वन आई हमारा क्या आ रहा है, आई इक्वल टू हो रहा है आपका आई, यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, यहाँ से अब इससे पुट कर दीजिए यहाँ I1 I2 I3 में। तो यहाँ हो गया V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट देखिए। तो बस इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, जो डिफरेंट हम लोग करंट निकाले यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए हम लोग कहेंगे ये तो मेन करंट है, तो मेन करंट जब जा रहा है तो उसका ओवरऑल क्या होगा, I इक्वल टू होता है V बाय R। यहीं से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो गया आपका I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। तो जब यह V बाय R होगा तो हम लोग कहेंगे ये तो रह गया वही V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, V को कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बाय R, जो आपका R यह क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। ये तो अच्छा लास्ट में लिख देंगे जब ये निकलेगा, क्योंकि अभी तो निकला नहीं है हमारा क्या आ रहा है। तो V कॉमन निकाल दिए 1 बाय R1, यहाँ से भी तीनों कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब देखिए V खत्म, तो आपका यहाँ से क्या आया, देखिए ध्यान से 1 बाय R1, 1 बाय R जो आपका यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो बराबर है किसके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें कहने का मतलब है हमने 3 रेजिस्टेंस को लिया, इसलिए वो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी तरह अगर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इसमें ले ले तो डॉट 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 जुड़ के डॉट 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 प्लस 1 बाय n तक चला जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने यहाँ पे कराया, तो उसे नोट कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपका डेली क्लासेस चल रहे हैं, इस फाउंडेशन क्लास में डेली वीडियोस आ रहे हैं। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर वेयर कर दे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि क्या होगा हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। और आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर आपके लिए डेली लाते रहेंगे और आपका पूरा पढ़ाई कराया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय।